गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 2। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। तो रिसेंटली इसरो और आईआईएससी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आईआईएससी, आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक ब्रिक डेवलप की है मार्शियन सॉइल से, यानी कि मार्स की जो मिट्टी होती है उससे हमने एक ब्रिक बनाई है। इसके जो हमारे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है मार्शियन सॉइल प्लस ग्वारगन प्लस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पोरो सार्सिना, और हमने इसमें एक केमिकल यूज किया है NiCl2 यानी कि निकल क्लोराइड। ये हमारी रिसेंटली डेवलप हुई है 20 अप्रैल 2022। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है कि डीआरडीओ एक रुद्र 3 यानी कि रुद्र 3 एक मिसाइल है जो वो टेस्ट करना चाहता है। वो टेस्ट रुद्र 3 मिसाइल को वो SU-30 MKI एयरक्राफ्ट में अटैच करेगा। ये एक एयरक्राफ्ट है जो हमने रशिया से लिया है। तो रुद्र 3 मिसाइल हम टेस्ट करने वाले हैं SU-30 MKI एयरक्राफ्ट पे उसको लोड करके और उसको हम फायर करते हैं, यानी कि ये बेसिकली एयर टू सरफेस मिसाइल हो जाएगी। एयर टू सरफेस यानी कि ASM, एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी कि प्लेन से हम जमीन पे फायर टेस्ट करेंगे। ये इसकी पिक्चर है। ये अभी डेवलपिंग फेज में है, इसका टेस्ट जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम होती थी जिसकी हमने जो एक्सटेंड है वो इसकी जो इंश्योरेंस स्कीम है वो हमने एक्सटेंड कर दी है नेक्स्ट 180 डेज के लिए। इसमें क्या होता था कि जो कोविड के टाइम में जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो काम कर रहे थे उनका इंश्योरेंस करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कल्याण पैकेज लॉन्च किया था। इसके अंडर अप टू 50 लाख इंश्योरेंस क्लेम हो जाता था। मान लो कि अगर किसी डॉक्टर को कोविड के ड्यूरिंग कुछ होता है तो उसको अप टू 50 लाख उसको जो कंपनसेशन है वो मिल जाएगा। तो इसका जो हम प्रधानमंत्री जी ने इसको 180 डेज के लिए और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो है रेडियो अक्ष। ये एक इंटरनेट और रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि लॉन्च हुई है विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए। ये लॉन्च हुई है नागपुर में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा विजडन ने एक लिस्ट 5 प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है जिसमें कि हमारे 2 इंडियन प्लेयर्स रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ये उसमें हैं। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारे बाकी और भी 3 प्लेयर हैं जिसमें कि हैं हमारे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन, साउथ अफ्रीकन वुमेन के डेन वेन नाइकर्क, न्यूजीलैंड ओपनर डेविन कॉनवे। विजडन ने एक और लिस्ट इशू की है जिसमें कि जो रूट हैं वो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, और एक वुमेन भी जो उन्होंने बताई हैं जो कि हैं कि लीडिंग क्रिकेटर वुमेन ऑफ द ईयर, जिनका नाम है लिजल ली। तो हमारे 2 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो रूट और लिजल ली। रूट और ली ये क्रिकेट लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, और ये लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। तो रूट जो है हमारे इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और जो ली जो है हमारे वो हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर। ली जो है ये है साउथ अफ्रीकन प्लेयर। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो है इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन
हाइड्रोजन पायलट प्लांट कमीशन इन आसाम। इंडिया का जो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, मतलब ये 99.99% पॉल्यूशन फ्री है। ये हमने कमीशन किया है आसाम में, और इसको कमीशन कर रहा है OIL, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये कमीशन किया है इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये एग्जैक्टली जोरहट में कमीशन किया गया। जोरहट है हमारा असम में। नेक्स्ट हम कुछ मिसाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज रुद्र 3 ASM मिसाइल जो लॉन्च हुई है उसके बेस को लेके हम पढ़ लेते हैं। तो एक ब्रह्मोस है और एक निर्भय है। ये हम कहीं से भी फायर कर सकते हैं, यानी कि एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ये दो मिसाइल्स हैं जो हम कहीं से भी फायर कर सकते हैं। मिसाइल को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक हमारी होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी वो होती हैं जो, मान लो कि ये अर्थ है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये इसकी अर्थ की लेयर्स हैं। तो अगर A से कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है तो पहले वो स्पेस में जाएगी और फिर वो अंडर फ्री फॉल टारगेट पे आएगी, तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो यानी कि ये स्पेस में जाती है पहले और फिर वापस आती है अर्थ में, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी अपोजिट होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल यानी कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। क्रूज मिसाइल क्या करेगी, यहाँ से फायर होगी और ये मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह के यहाँ से मुड़ जाएगी और फिर यहाँ पे गिर जाएगी। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना है ईजी होता है थोड़ा कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारे दो इम्पोर्टेंट मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइल। अग्नि 5 जो हमारी है, ये है हमारी ICBM, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जा सकती है। तो इसकी रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा है, 5000 से 8000 किलोमीटर की। फिर हमारी होती है एक ASM, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल, और एक हमारी होती है AAM, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल। एक हमारी होती है SSM, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो एक हमारी होती है SAM, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हमारी बेसिकली ब्रॉड डिफ्रेंशिएशन है हमारे मिसाइल्स में। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में पहला जो वर्ड हमारा आ गया वो है कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सॉलिड, यानी कि कॉजेंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल या फिर सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इंडिया इज अ कॉजेंट कंट्री, यानी कि कॉजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्री है और पावरफुल कंट्री है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब पजल्ड या कंफ्यूज्ड। इसका एग्जांपल होगा कि व्हेन आई सी द क्वेश्चन पेपर आई गेट परप्लेक्स्ड, यानी कि जब भी मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो मैं पजल्ड या कंफ्यूज होता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो परप्लेक्स्ड का मतलब पजल्ड या फिर कंफ्यूज। नेक्स्ट है हमारा एसेंट। एसेंट का मतलब एग्री टू। ये हमारा एसएसबी में इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी से एग्री करना होता है तो बेसिकली हम बोलते हैं कि आई एग्री विथ यू जेंटलमैन, बट हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं आई असेंट विथ चेस्ट नंबर एनीथिंग, मान लो कि 3।
तो आई असेंट विद चेस्ट नंबर 3 यानी कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर 3, इससे हमारा एसेसर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट हमारा है इडियम सॉरी फ्रेज, विद ऑल आउट माइट एंड मेन, इसका मतलब विद ग्रेट स्ट्रेंथ और एनर्जी एंड प्राइस। विद ऑल आउट माइट एंड मेन यानी कि विद ग्रेट स्ट्रेंथ एनर्जी एंड प्राइस। नेक्स्ट है हमारे कुछ रूल्स, इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं। रूल्स जैसे कि मैं लिखता हूँ हरी एंड राम इज हेयर, इसमें बताओ गलती क्या है। हरी और राम यहाँ है, हरी एंड राम यानी कि इज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हरी और राम यानी कि हरी और राम यहाँ पे हैं, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ब। हरी एंड राम वर्ब हेयर। इसी का एक और एग्जांपल देता हूँ, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। इसमें गलत बताओ क्या है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, तो यहाँ पे हमारा आर यूज नहीं होगा, हमारा यहाँ पर यूज होगा इज, क्योंकि यहाँ पे यूज हो गया द का मतलब कि सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ये दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है, वन पर्सन। अगर यहाँ लिखा था कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तब हम यूज कर सकते थे आर कमिंग, बट हमने यूज किया द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही आदमी की बात हो रही है, तो ये हो गया इस। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा नाइदर ही नॉर आई वर देयर। नाइदर और नॉ जहाँ भी यूज होता है यानी कि एक और एक यूज होता है, मतलब ये सिंगल रेफरेंस के लिए यूज होता है। नाइदर जब भी यूज होता है ये हमारा होता है सिंगल रेफरेंस के लिए। सिंगल रेफरेंस में हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर। आगे समझ। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आगे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, कैसे इम्पीच होता है, क्या उसकी पावर होती है, सब इसी में कवर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है स्टेट का। फिर है हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट हमारे होने चाहिए, तो ये हमारा लिखा है अंडर आर्टिकल 52। इसी के अंडर ये हमारे अपॉइंट होते हैं। इसी में हमारा लिखा है कि प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होना चाहिए और एक हमारे प्रेसिडेंट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि मान लो क्या आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब कि इसमें आपका कौन कौन आता है। तो पहली चीज़ हमारी है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वही होता है सिंगल
ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। फिर होता है हमारा, इसमें हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो एक सिस्टम है जिसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके थ्रू ही हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। इसमें हमारे इसके जो वोटर्स होंगे वो होंगे हमारे लोकसभा और राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, इम्पोर्टेंट है। फिर थर्ड है हमारा, इसमें हमारे और पार्टिसिपेट करते हैं वो है लेजिस्लेटिव assemblies of the state और हमारे इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि जो अपर हाउस है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट टेक पार्ट। फिर जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें लेजिस्लेटिव assemblies of UT, हमारे कुछ कुछ यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जिनमें से एक है दिल्ली, फिर है पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमारा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। इसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इसमें जो लोअर हाउस होता है वही पार्टिसिपेट करता है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी कि अपर हाउस होता है वो हमारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर थर्ड है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी। हमारी 3 यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें से एक है दिल्ली, फिर दूसरी है पुडुचेरी और एक हमारी है जम्मू एंड कश्मीर। फिर हमारा आता है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट होता है हमारा 5 years और इस पे कोई कैप नहीं होती री इलेक्शन के लिए, नो कैप ऑन री इलेक्शन। यानी कि हमारा एक प्रेसिडेंट कितनी बार कंटेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट को हमारे ओथ दिलवाते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज। और ये प्रेसिडेंट को मान लो कि रेजिग्नेशन देना है तो वो हमारे प्रेसिडेंट देंगे VC को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जो हमारी सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वो है कि वो होनी चाहिए इंडियन सिटीजन, हमारे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड है हमारा मिनिमम
35 years ऑफ एज, तो कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा क्वालिफाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर बनने की जो एलिजिबिलिटी है वो हमारी क्वालिफाई होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ऑफिस इनके पास नहीं होना चाहिए जो इनको प्रॉफिट देगा जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है नॉट इंसेन, यानी कि जो उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो एकदम सही होनी चाहिए, किसी भी पागल को नहीं बनाना है। फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है नो ऑक्यूपेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेप्ट, कोई भी उनके पास गवर्नमेंट के ऑफिस में उनकी कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ या तो वो प्रेसिडेंट के हो सकते हैं या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं या फिर गवर्नर हो सकते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इनके अलावा हमारे कोई भी इनके पास गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी कि इनकेस हमारी जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, मान लो कि इफ वेकेंट प्रेसिडेंट, मान लो कि वो रिज़ाइन कर देते हैं या उनकी ड्यूरिंग ऑफिस डेथ हो जाती है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है या फिर जो CJI है या फिर सीनियर मोस्ट जज, ये एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। फिर एक रूल और है कि अगर प्रेसिडेंट की जो डेजिग्नेशन है वो 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकती, तो इलेक्शन टू बी कंडक्टेड within 6 months, यानी कि विदिन 6 मंथ्स हमारे इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो बहुत से लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो मैंने सारी जो लिस्ट है वो लिख लिया है। तो ही अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो अपॉइंट करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर हम आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि CAG के जो जनरल होते हैं उनको भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। थर्ड है जिनको जो अपॉइंट करते हैं वो होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। नेक्स्ट है हमारे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ
यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नर्स को। नेक्स्ट है हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर्स। फिर हमारे अपॉइंट करते हैं ये पीएम को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट हमारे ये अपॉइंट करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट हमारे जो अपॉइंट करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट हमारे ये अपॉइंट करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, मतलब कि जितने भी रिजर्व कैटेगरीज वाले जो नेशनल कमीशन है वो हमारे सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। फिर हमारे अपॉइंट करते हैं ये इंटर स्टेट काउंसिल को। फिर हमारे ये अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। फिर हमारे अपॉइंट करते हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के उनको भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट हमारे हैं लास्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस सबको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ होती हैं स्पेशल पावर्स। पहली पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी ट्राइबल एरिया को भी वो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। He can declare any area as scheduled area या फिर scheduled tribes area। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को अपॉइंट करते हैं। 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के जो बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। कुछ पार्डनिंग पावर्स भी हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। पार्डनिंग यानी कि माफ करने की पावर्स नहीं। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो सबसे पहली पावर है प्रेसिडेंट के पास वो है पार्डन
कंप्लीटली। किसी को भी कोई सज़ा मिलती है तो ये उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं। सेकंड जो पावर है पार्डनिंग की वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी कि कम्युनिकेट करके हम उनकी, मान लो किसी को क्रिमिनल को सज़ा मिलेगी कि उसको फांसी होगी, पर ये कम्यूटेट करके ये करवा सकते हैं कि उसको फांसी से उसको उम्र कैद हो जाए, यानी कि चेंज इन पनिशमेंट, कहते हैं कम्यूटेशन। थर्ड जो पार्डनिंग पावर है वो है रेमिशन। रेमिशन मतलब कि उसकी जो सजा है उसको हम कम कर सकते हैं, यानी कि reduce term of punishment, कि वो reduce कर सकता है term of punishment प्रेसिडेंट चाहे तो। फोर्थ जो है हमारी respite lesser punishment, यानी कि वो पनिशमेंट को कम कर सकता है उसकी कंडीशन को देखते हुए, मतलब कि क्रिमिनल की कंडीशन को देखते हुए स्पेशल कंडीशंस में। कैन डिक्रीज punishment in special condition। फिर जब लास्ट जो हमारी है reprieve stays the execution of the awarded sentence। मान लो कि थोड़े दिन के लिए अगर सजा को टालना है तो वो हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। मान लो कि किसी लेडी की, मान लो कि वो प्रेग्नेंट है तो उनको अभी सजा ना देके हम थोड़े दिन बाद में उनको सजा दे देंगे, तो ये होगी रेप्रीव स्टेज द एग्जीक्यूशन, यानी कि पोस्टपोन इन पनिशमेंट। फिर कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। पहले हमारा है आर्टिकल 61, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट जो इम्पीचमेंट मतलब कि हटा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं तो हमारी लोकसभा या राज्यसभा एक बिल इनिशिएट कर सकती है जिसमें प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात होगी। इम्पीचमेंट यानी कि जब इम्पीच हो रहे होंगे तो अभी मैंने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 123, यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मतलब कि लॉ मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 123। अगर मान लो कि जो हाउसेज हैं उनकी जो मीटिंग है वो नहीं हो पा रही है, या जो हमारे हाउसेज हैं वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 123 पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस को इमरजेंसी में या मतलब जल्दी में वो पास कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हुआ था कश्मीर में, कश्मीर के टाइम पार्लियामेंट हमारी वर्किंग में नहीं थी, तो हमारे प्रेसिडेंट ने वहाँ पे आर्टिकल 123 का यूज़ किया और वहाँ पे लॉ बना दिया। फिर हमारा एक आर्टिकल और है आर्टिकल 143। 143 आर्टिकल कहता है कि CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमारे प्रेसिडेंट को सजेशन देंगे
बट वो प्रेसिडेंट उस सजेशन को माने या ना माने ये प्रेसिडेंट पे है। ये हमारा आता है अंडर आर्टिकल 143। तो यही था हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी था रिलेटेड। एक बार हम प्रेसिडेंट को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट। ये हमारे होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और अंडर आर्टिकल 52 लिखा हुआ है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसमें एक हमारे प्रेसिडेंट का एक ऑफिस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसके जो वोटर होंगे उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि उसके वोटर कौन कौन होंगे। पहला जो हमारा है कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके जो वोटर्स होंगे वो होंगे लोकसभा राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें नहीं होंगे। फिर होंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो लोअर हाउस होता है स्टेट्स का, वो उसके जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो वोट दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दे सकता है, जो कि होता है हमारा अपर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर हमारा आता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, कुछ कुछ यूटी से भी हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उनमें से 3 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। फिर नेक्स्ट हमारा है टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। टेन्योर प्रेसिडेंट हमारा है 5 साल का। 5 साल के लिए कोई प्रेसिडेंट रह सकता है, कितनी भी बार वो बार बार री इलेक्शन कर सकता है अपने प्रेसिडेंट के लिए। ओथ हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको ओथ हमारे दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज जो प्रेसिडेंट हो उस टाइम। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन, मान लो कि अगर प्रेसिडेंट से अपना रिजाइन करते हैं तो हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ किसी को अगर मान लो प्रेसिडेंट बनना है तो या वो वहाँ कम होना चाहिए हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम 35 ईयर्स एज, क्वालिफाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनकी मेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए, नो ऑक्यूपेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी ऑफिस उनके अंडर ऑफिस में वर्किंग नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट या तो वो पहले प्रेसिडेंट रहे हो या वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा अगर हमारा प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं या हमारे प्रेसिडेंट की ऑफिस डेथ हो जाती है तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज हैं वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। कोई भी प्रेसिडेंट की जो डेजिग्नेशन है वो 6 मंथ से ज़्यादा खाली नहीं रह सकती। 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे न्यू प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब कि उनको वोट दिलवाते हैं या उनको जैसे नौकरी मिलती है, जैसे कि आर्मी में किसी ऑफिसर को नौकरी मिलती है तो उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। कुछ है जो हमारे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी के जो जनरल होते हैं उनको, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशंस, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट गवर्नर्स को करते हैं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर्स, पीएम को, कैबिनेट को, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी। तीनों हमारे जो रिजर्वेशन जो कैटेगरीज हैं उनके जो नेशनल कमीशन उन सबको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर है हमारे चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सीजीआई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट जजेस को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं, वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं वहाँ की कंडीशन को देखते हुए। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को वो नॉमिनेट करते हैं बिना, मतलब कि बिना इलेक्शन वो
राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, जो 12 होते हैं, जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारा। फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर्स हैं। पार्डनिंग पावर यानी कि मतलब कि माफ़ करने की पावर्स। वो किसी को भी पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं, और कम्यूटेशन मतलब कि वो किसी की भी मोड ऑफ जो पनिशमेंट है वो कम मतलब चेंज कर सकते हैं। किसी की ज़्यादा ही हार्ड पनिशमेंट है तो उसको थोड़ी सॉफ्ट करके तो वो उसका मोड चेंज कर सकते हैं। ये एनिमेशन रेड्यूस द टर्म ऑफ पनिशमेंट। किसी को 10 साल की सज़ा मिले तो वो उसको 8 साल की कर सकते हैं, 7 की कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। रिस्पाइट लेसर पनिशमेंट, किसी की कंडीशन को देखते हुए वो उसकी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब कि किसी की पोस्टपोन कर देते हैं, किसी की जब पनिशमेंट है उसको वो पोस्टपोन कर देंगे थोड़े टाइम के लिए। फिर हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट जो वर्ड है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनके लिए कुछ अच्छा वर्ड यूज़ किया गया, रिमूवल यूज़ नहीं किया गया। बाकी सबके लिए रिमूवल यूज़ होता है, पर इनके लिए इम्पीचमेंट यूज़ होता है। तो वो एक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है अंडर आर्टिकल 61। अगर वो इम्पीच हो रहे होंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन है वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। फिर आता है हमारा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 ये कहता है कि अगर कोई भी हाउस हमारा मीट नहीं कर पा रहा है या कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो टेम्परेरीली कोई लॉ पास कर दे बिना लोकसभा और राज्यसभा के। इसका एक एग्जांपल है जो कश्मीर में हुआ। कश्मीर का जब आर्टिकल 371 वाला जो हो रहा था वो आर्टिकल 123 को यूज करके ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमारा किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो हमारे प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123 का यूज़ करके कश्मीर में जो न्यू लॉ है वो बनाया। फिर है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कहता है कि सीजेआई जो है वो प्रेसिडेंट को कुछ कुछ सजेशन देता रहेगा, पर प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। मतलब वो उसके अबाइड नहीं है, इंग्लिश में होगा अबाइड, या बाध्य नहीं है। तो ये हमारा एंड। ओके, थैंक यू।